हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल मोहन, जिनके पास 10 प्लस ऑफ एक्सपर्टीज है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिन्होंने एप्पल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रखा है। तो आइए हम उनकी जर्नी जानते हैं उनकी जुबानी। राहुल, आपकी क्या जर्नी रही? मतलब इतने बड़े डेवलपर बनने की क्या, कैसे आपने एप्पल में कैसे, मतलब कुछ कुछ तो ऐसा नुस्खा रहा होगा कि यार डायरेक्ट मतलब फैंग में चले गए। देखिए, ऐसा कुछ नुस्ख़ा नहीं था और अगर बात करें मेरी जर्नी की तो मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि जैसे मैं एक मिड क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और आपको मिड क्लास फैमिली का माइंडसेट पता होगा कि गार्जियंस कैसे अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं कि आपको इस ये काम करना है, ये काम करना है। तो सिमिलर मेरा था क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था, 12th में मैथ लिया था, तो मोस्टली फ़ोकस था कि आप इंजीनियरिंग साइड जाओ, तो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी के लिए तैयारी करो। नहीं हुआ, नहीं होने के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते-करते फिर एक बैचलर डिग्री चाहिए थी, तो जिसके लिए हमने बीसीए कर लिया। बीसीए करने के बाद सजेशन मिला कि ठीक है, बैचलर डिग्री हो ही गया, मास्टर भी कर लो। मास्टर जब स्टार्टिंग किया तो उस समय पे मेरा इंटरेस्ट जगा डेवलपमेंट में एंड वहाँ से मैं कोडिंग करना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया बिकॉज़ मेरे कॉलेज में हर सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था क्योंकि हर सेमेस्टर में नई-नई टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती थी। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आपने बीटेक करने का क्यों नहीं सोचा, फिर बीसीए एमसीए की तरफ क्यों गए थे आप? देखिए बीटेक करने के लिए भी वही जैसे कि 1 साल हम ऑलरेडी बर्बाद कर दिए थे आईआईटी के लिए, तो बीटेक करने के लिए अगर देखो तो सबसे पहले जो बीसीए एमसीए वो तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको बीटेक के लिए फिर से दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ता, 1 साल आपका बर्बाद होता। तो बेटर फिर क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी, ओके। बीटेक के साथ-साथ आप गवर्नमेंट जॉब तो पैरेलल नहीं कर सकते। इसलिए बैचलर डिग्री एज़ ए बीसीए मैंने ज़्यादा प्रेफ़र किया। ओके। तो स्टार्टिंग में आपकी जो जर्नी रही, तो स्टार्टिंग में ऐसे आपने क्या-क्या की फीचर्स पे आपने ज़्यादा माइंड आपका माइंड रहा कि यार मैं ये करूँगा ना तो मैं ज़्यादा स्किल कर सकता हूँ डेवलपमेंट में? देखिए स्टार्टिंग में तो जैसे कि आप देखो अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है तो उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या करना है। सेम हमारा भी था कि कुछ आइडिया नहीं था। जब मैं फर्स्ट कंपनी में गया कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था और फॉर्च्यूनेटली मैं अकेला बंदा था उस कंपनी में जो अ, उस इंटरव्यू को लास्ट राउंड तक क्रैक करके उस कंपनी में जा पाया। वहाँ जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो लेवल है वो बहुत लो है। जब मैं इंटरव्यू क्रैक किया तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। अरे! मैं तो अब तो बहुत कुछ वो कर लिया, मेरी इतनी अच्छी कंपनी डेवलपमेंट के लिए बेसिकली अगर आप देखो जो कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, वो मोर ओवर या तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आती है या अदर फ़ील्ड्स के लिए आती है। डेवलपमेंट के लिए बहुत कम आती है। तो डेवलपमेंट के लिए हुआ तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब कंपनी में गया तो फिर प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में उसकी फ़ंक्शनैलिटी को सोचना, है ना? फिर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना क्योंकि जो आप कॉलेज से पढ़ के जाते हो वो इंडस्ट्री में काम नहीं आता है। फिर उसके बारे में पढ़ना, फिर वहाँ अच्छे-अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने अच्छा गाइड किया। फिर वहाँ अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना, वो मुझे लगता है कि मोर सपोर्ट किया कि आप आगे कैसे मूव करोगे। तो मेन यही है आपके सीनियर्स कैसे मिलते हैं एंड आप लर्न कितना अच्छा करते हो। अभी आप इतना एक्सपीरियंस हो चुके हो आप, तो क्या डेवलपर्स को किसी एक फ़ील्ड में मास्टर होना ज़रूरी है या फिर हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए? इट डिपेंड्स अगर आप फ्रेशर की बात करो तो उसको किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना चाहिए। रीज़न कि अ, फ्रेशर को मोस्टली बेसिक्स पता होना चाहिए, इसके अलावा नहीं भी पता हो तो कंपनियाँ उसे एंट्री कर लेती है। बट अगर जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो, उस समय पे आपको एक टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। रीज़न कि कंपनी भी एक्सपर्टीज़ ढूँढती है। अगर आप एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ होगी आपकी तो आपको ज़्यादा वहाँ प्रेफ़रेंस मिलेगा। आपका कंटिन्यूअस लर्निंग का अप्रोच क्या है? कि मतलब आप कंटिन्यूअस लर्न कर पा रहे हो, मार्केट से अपडेट रह पा रहे हो, आज जावा है, कल को जावास्क्रिप्ट है, आने वाले टाइम में पाइथन है, गोलैंग है। तो आप क्या अप्रोच फ़ॉलो कर रहे हो कि यार आप खुद को अप टू डेट रख पा रहे हो मार्केट से? देखिए, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको ये सब कंटेंट अच्छे से प्रेज़ेंट करती है। साथ-साथ बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे आप ओके, मीडियम वगैरह ओके, हाँ। हैं, जहाँ आपको अप टू डेट रहने के लिए वहाँ सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे लर्न कर सकते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होंगी।
अच्छा, अभी इसमें डेवलपमेंट में आईटी इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि यार हमारा ना नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो हमारे जो कॉलेज में बच्चे हैं या फिर जो भी लड़के हैं कॉलेज में, तो अभी वो नेटवर्क कैसे बिल्डअप करें? क्या नेटवर्क बिल्डअप करने का कोई फ़ायदा है या फिर ये चीज़ें बस ऐसे ही हैं? नेटवर्क बिल्ड करने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप कॉलेज टाइम पे हो, तो उस समय पे आपको अपने सीनियर से अच्छा नेटवर्क बना के रखना चाहिए और लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव रहना चाहिए। मतलब इतनी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपना प्रोफ़ाइल बना के रखो और जो आपके सीनियर्स आपके कॉलेज से जा चुके हैं, उनसे तो कम से कम कॉन्टैक्ट में रहो, ताकि आपको एक अपडेट मिलता रहे कि इंडस्ट्री में चल क्या चल रहा है। क्या रहा है? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बाद में रेफ़रल वगैरह भी बहुत काम आता है इन सब चीज़ों में, अगर तो आप आईटी नेटवर्क में भी अच्छा मैंने भी बनाते हो। बहुत सुना है कि यार रेफरल जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं इंस्टेड कि आप खुद जाकर अप्लाई करो। हाँ, देखिए इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडस्ट्री भी जब किसी कैंडिडेट को हायर करती है ना, तो उसके भी वहाँ पे कॉस्ट लगता है, राइट? तो उसमें से अगर मान लेते हैं कि उसने कोई जॉब पोस्ट डाला और उसमें से 1000 एप्लीकेंट आए। अब अभी के समय में देखेंगे वो 1000 एप्लीकेंट ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। उनको नॉलेज नहीं भी होता है, एक्सपीरियंस नहीं भी होता, कुछ नहीं पता, फिर भी अप्लाई कर देते हैं। तो रेफ़रल पे यहाँ रेफ़रल वाले को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है। रीज़न कि अगर कोई उस कंपनी के पर्सन आपको रेफ़र करे, इसका मतलब वो कंपनी का पर्सन आपको जानता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हो, ओके। तब रेफ़र किया है। तो उस समय एचआर उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है ना कि रेफ़रल जो वाले अप्लाई कर को। रहे हैं उन्हें। हाँ। अच्छा, मान लो कि मैं ना अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है? मुझे थोड़े बहुत से स्किल्स आते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ ना यार मैं इस अपने स्किल्स को ना जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ कर लूँ, कुछ पैसे अर्न कर लूँ। क्या कर सकता हूँ मैं बेटर? देखिए इसका बेस्ट वे है आप फ्रीलांसिंग करो। ओके। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ से प्रोजेक्ट पिक करो। तो मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे जाते ही प्रोजेक्ट या फिर प्रोफ़ाइल वगैरह बनानी पड़ती है? वहाँ पे आपको पहले अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होगी एंड फिर अप्रोच करना होगा, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो आपको कोई नहीं जानता वहाँ पे, राइट? ठीक है। और आपका प्रोफ़ाइल भी बहुत नीचे होगा, तो आपको अगर कोई रीच भी करता है तो आपका प्रोफ़ाइल ही विज़िबल नहीं होगा। तो उसके लिए बेटर आप प्रोफ़ाइल अच्छे से बनाओ, ताकि आपका एक रैंक अच्छे से आए, देन आपको वहाँ से रीच मिले और रीच से पहले आप उसे रीच करो। अब मान लो कि यार मुझे स्किल्स आती है, अब जो अगला बंदा है मुझे अंडरपेड दे रहा है, या फिर मैं कैसे इंश्योर करूँ कि यार मैं अगले बंदे को बिल्कुल सही कोट करूँ? देखिए, सही कोटेशन देने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझना होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कितनी फंक्शनैलिटी और कितने टाइम लगने हैं। ये चीज़ आप समझ के उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप कितना अपना इवैल्यूएशन कर पाते हो। ओके। अगर ये भी नहीं आपको समझ आ रहा है, तो आप वहाँ पे अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ओके अगर इतना घंटे का काम है और ये काम है, तो इसके इतने चार्जेज़ होने चाहिए। अच्छा, कई बारी क्या होता है ना कि हम क्लाइंट को खुश करने के लिए अंडरपेड कर देते हैं कि यार ठीक है 10 का प्रोजेक्ट था, मैंने 8 बोल दिया। बाद में फिर मैं मुझे लग रहा है कि यार 10 का था मैंने 8 कर दिया। हाँ, इसके लिए वही आप या तो किसी क से कंसल्ट करो, किसी सीनियर से, या अगर आपका ऐसा हो भी गया, देखिए स्टार्टिंग फ़ेज़ में आप अगर कुछ थोड़ा बहुत कम भी कर लेते हो, उस समय आपको प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो वो मैटर नहीं करता है। बट आप गलती से ही सीखोगे, राइट? तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओके मैंने अंडरपेड कर दिया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप अच्छे से एफ़िशिएंट वे में जाओ और एक अच्छा वैल्यूएशन करो। ये तो आपने बताया, बट कहीं न कहीं आप जितना आसान बता रहे हो फ्रीलांसिंग लेना उतना आसान है नहीं। तो नए नए लोग ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट उन्हें मिल नहीं पा रहा? फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों को अपना नीश नहीं पता है। ओके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जो देखा हुआ है, आपको सबसे पहले अपना नीश पता होना चाहिए, आपका प्रोफ़ाइल अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई भी उस पे अट्रैक्ट हो। अगर आप किसी को कोटेशन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो एक कोटेशन अच्छे वे में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप काम कर पाओ। तो बेसिकली आपको प्रेज़ेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए वहाँ पे। अच्छा, मान लो कि मैं डेवलपमेंट में हूँ, मैं किसी आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि यार आई हैव इनफ स्किल्स नाउ, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स आ चुके हैं अब। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ना शिफ्ट हो जाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीलांसिंग पे। तो क्या ये बेटर है? अगर मुझे होना भी है, तो क्या वो चीज़ें मुझे देखनी होंगी कि मैं फ्रीलांस पे तभी शिफ्ट हूँ कि जब मेरे पास ये चीज़ें हों? देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोकस करना होगा कि आपको जो फ्रीलांस से जितने पैसे आ रहे हैं और आपकी जितनी सैलरी आ रही है, अगर आपकी सैलरी को आपका फ्रीलांस इनकम मैच कर रहा है, तो आप जॉब क्विट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, उससे कम भी आ रहा है तो मैं जॉब क्विट कर सकता हूँ, ये आपका अपना डिसीज़न है, आप कर लो। और वहाँ पे वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको नीश पता होना चाहिए, ठीक? अपना ब्रांड बनाओ, अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच मिले, तब आप वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। नहीं, वो तो आपने बताया कि प्रोफ़ाइल वगैरह बना लो। प्रोफ़ाइल वगैरह बनाने के बाद भी कहीं न कहीं
लोग रीच नहीं कर पाते फ्रीलांस। मतलब मैंने जो देखा है कि 100 लोग प्रोफाइल बना रहे हैं, मात्र 1 से 2 लोगों के पास फ्रीलांस आ रहा है, और किन्हीं के पास आता भी है तो काफ़ी कम पैसे के लिए, मतलब 1000 में ये दे दो, 3000 में ऐप बनाने के लिए तक के लिए मैंने सुन रखा है कि मतलब एंड्रॉयड ऐप 3000 में चाहिए लोगों को। तो मतलब फिर भी स्टिल हम उस लेवल के प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हाई लेवल प्रोजेक्ट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको पहले प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्योंकि अगर आपको पहले प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपका रैंक वहाँ पे होगा, है ना? सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट उठाना है। अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं तभी आपके पास फ्यूचर में भी अच्छे आएँगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएँगे। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट उठाने की पहले कोशिश करो। थोड़ा-सा अगर कम भी प्राइस मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, अगर आपको सिर्फ़ फ्रीलांसिंग पे स्विच करना है तो। स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ अंडरपेड काम करना भी पड़े तो हाँ, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अब इतना भी अंडरपेड नहीं करना चाहिए कि आपका घर ही नहीं चल रहा है, ये भी नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत आप पैसे कम करके प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ताकि आपका प्रोफ़ाइल ऊपर आए। अच्छा, आपके हिसाब से एक डेवलपर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ अर्न कर सकता है? किस किस जगह पे? टीचिंग में, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या फिर कहीं पे कंसल्टिंग करके? मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छा पे करती है। ओके, अगर इन सबको आप कंबाइन करें तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड में जाना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड में। हुँ। तो प्रोडक्ट बेस्ड मतलब एक मान लो कि अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी 10 दे रही है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कितना दे देगी? आपको देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके सबसे पहले 100% 200% तक भी दे सकती है। इट डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कितना है एंड आपको नॉलेज कितना है। आपको किस प्रोफ़ाइल के लिए लिया जा रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट में भी आपके रैंक होते हैं, राइट? किस रैंक के लिए लिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको पे भी करेगी। अच्छा, मान लो कि कोई एक बंदा है, कि मान लो कि मैं ही हूँ, मैंने जॉब ले रखी है अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह पे जॉब ले रखा है, तो और मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ फ्रीलांस में भी कुछ पैसे अर्न कर लूँ, अपने अंडर में 4 बंदे रखूँ और फ्रीलांस में पैसे अर्न कर लूँ, तो इसका बेस्ट वे क्या होगा? मैं क्या ऐसा करूँ कि भाई मैं अपने अंदर 4 बंदे भी रख लूँ, उससे भी इनकम जनरेट कर लूँ, और मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे तो इनकम जनरेट करूँ ही करूँ? देखिए, यहाँ पे सिर्फ़ इनकम जनरेट की बात नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हो, कंपनी अच्छा पे कर रही है, तो आपको सबसे पहले फ्रीलांसिंग की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप अंडरपेड हो, तो बेटर कि आप अच्छे पे के लिए फ़ाइट करो, कंपनी स्विच करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फ्रीलांसिंग करना ही है, तो फ्रीलांसिंग के लिए आप वही प्रोफ़ाइल बनाओगे, उस वही फिर से प्रोसेस है। प्रोफ़ाइल बनाओ, उसको अप लेवल पे लेके आओ, अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाओ, देन आपको वहाँ से प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट होगा। फिर आप अपने अंदर अगर टीम रखना चाहते हो, रख सकते हो, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि वो सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अगर आपका टीम कुछ खराबी करता है, तो ज़िम्मेदारी आपकी होगी। आपका रैंक वहाँ खराब होगा फ्रीलांसिंग पे। तो बेटर कि आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रादर देन कि किसी और से कराओ नहीं, मैं तो अपनी फ्रीलांसिंग। टीम रखूँगा ना, मतलब वर्क टू डिलीवर मैं ही करूँगा। हुँ। मुझे पता है कि क्या फंक्शनैलिटीज़ करवानी है। मैंने 4 लड़के रख रखे हैं, 4 अपने जो मेरे लिए काम करेंगे, ठीक है? अब वो कुछ भी डिलीवर करते हैं, पहले मैं टेस्ट करूँगा कि हाँ, उन्होंने क्या डिलीवर करा है। पहले मैं वेरीफ़ाई करूँगा, फिर मैं क्लाइंट को डिलीवर करूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन वही आपको देखना पड़ेगा आपको जॉब के साथ कितना टाइम मिलता है। अगर उतना टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड देखिए जॉब आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है रादर देन फ्रीलांसिंग वर्क, है ना? अगर आप फ्रीलांसिंग से 1 लाख रुपीज़ कमाते हो, जॉब से 1 लाख रुपीज़ कमाते हो, तो जॉब में सबसे पहले आपको उतना स्ट्रेस नहीं है और वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको कंटिन्यूअस सैलरी आ रही है। फ्रीलांसिंग में कभी आपको ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी। हाँ, राइट। बट कहीं न कहीं अगर आप देखो कि जॉब में स्ट्रेस ज़्यादा है, फ्रीलांस में तो आप मान लो कि रात के 12 बजे भी आप काम कर रहे हो, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। ऑफ़िस में तो भाई अगर मान लो कि 8 घंटे का शिफ्ट है, तो आपको वो काम 8 घंटे में करना है। 12 से 9 की टाइमिंग है, तो आपको 12 से 9 के बीच में वो काम करना ही करना है। चाहे आपके पास कोई भी काम अदर हो या ना हो। बट फ्रीलांसिंग में तो यार चलो मान लो कि आपने 3 दिन काम नहीं भी किया तो चलेगा, 3 दिन आप घूमने चले गए। लेकिन आपने हफ़्ते के लास्ट के 4 दिन में पूरा का पूरा काम कर दिया। तो फ्रीलांसिंग में तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। देखिए, ये ना एक परसेप्शन बना हुआ लोगों में, अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो ना, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि आपको इस 8 घंटे में ही डिलीवर करना है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में जाके नहीं फँस चुका है काम तो, ठीक है? आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, टाइम दो और अच्छे से उसे करो। सेम आपको फ्रीलांसिंग में भी है, फ्रीलांसिंग में भी आप वैसे कर सकते हो, अगर आपको अच्छा डिलीवर करना है, बीच में अगर आप कहीं वैकेशन पे जा रहे हो, जाओ, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, हाँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, राइट?
ऑफिस में वो 8 आवर जो आपको बना हुआ है उसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं अगर कहीं जा रहा हूँ कम से कम बताना पड़ेगा हाँ मैं इस करेक्ट। रीज़न से जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई अगर रीच करे तो उसको पता होना चाहिए कि क्या ओके आप ये अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं है। ठीक। तो ये दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, अभी अभी आप देखो कि आफ्टर कोरोना डेवलपर्स की सैलरी बिल्कुल हाइक हो गई थी, बट आफ्टर एआई डेवलपर की सैलरी बिल्कुल नहीं आ रही है, इवन जॉब्स तक नहीं है। क्या लगता है कि एआई का इफेक्ट है डेवलपर के मार्केट पे? देखिए आफ्टर कोरोना और अभी का अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसके पीछे का एआई रीज़न नहीं है, इसके पीछे का रीज़न है जब कोरोना आया उस समय पे सब कुछ ऑनलाइन जाने लगा। जैसे आप देखो कि टीचिंग हो गया आपका, टेलीमेडिसिन है हमारे ना, आगे। टेलीमेडिसिन वगैरह हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन जाने लगा। और ऑनलाइन लाने का एक ही तरीका था, टेक्नोलॉजी को बूम करो, करेक्ट। राइट? तो उसके लिए नए नए ऐप्स आने लगे, तो जॉब्स क्रिएट होने लगी, वहाँ पर जॉब्स जनरेट होने लगी। अब वो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल होते ही जो जॉब जनरेट हुई थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। तो वो वही लोग फायर हो रहे हैं जो वैसी इंडस्ट्री में गए थे। ओके अभी इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लेता हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना सा पढ़ के इंटरव्यू क्रैक करके आपने जॉब ले लिया। अब जॉब लेने के बाद अगर वो कंपनी आपको निकाल ली तो आपके पास अब वो स्किल नहीं है, आप दूसरे कंपनी के लिए फाइट कर पाओ। तो आपको ये लगता है कि एआई जॉब जनरेट करेगी या फिर एआई जॉब कम करेगी? क्या लगता है आपको? देखिए एआई जॉब कम करेगी बट डेवलपमेंट फील्ड को छोड़ के। अगर आप मोर ओवर टेक्निकल सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, आपको कंटिन्यूसली बैठना होता था किसी का अगर क्वेरी आ रहा है उसको रिप्लाई करने के लिए। वो अब आपको नहीं करना, वो आपका बॉट कर रहा है। ठीक है। ठीक, तो वो एक लेयर्स बन गया कि ओके फ़िल्टर आउट अगर वहाँ तक नहीं आपका रिज़ॉल्व हो रहा है देन ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो वहाँ पे लोग कम हुए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम हुई। डेवलपमेंट में एआई की वजह से अभी तक नहीं हुई है, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट 100% पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज करने की, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तो। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब यार कि डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट तो है एआई का, क्योंकि कहीं न कहीं पहले जो काम हम के लिए हम फ्रेशर्स रख रहे थे, आज वो तो एआई आप बस प्रॉम्प्ट डालो, पूरा का पूरा कोड लिख कर दे रहा है। फिर कोई भी कंपनी किसी को क्यों पे करेगी 10 लाख या 20 लाख क्यों पे करेगी? वो तो फिर किसी को 2 लाख भी दे और कहेगी भाई तुम बस प्रॉम्प्ट लिखो, काम हो जाएगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती करेक्ट। है, यहाँ पे सेम चीज़ होता है। आप किसी भी पर्सन को उठा के एआई के सामने नहीं बैठा सकते कि ये लिख दो, उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो जिसको डेवलपमेंट का नॉलेज है वही कर सकता है, फर्स्ट थिंग्स। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां हैं ना वो एआई से कोड को कॉपी नहीं करने देती। अगर आप एआई पे कोई भी चीज़ कोई फंक्शनैलिटी ढूंढते हो और आपको कोड जनरेट करके दे भी देती है तो वो कंपनी आपको वहाँ पे ब्लॉक करती है। मतलब एआई टूल आप ओपन ही नहीं कर सकते उसके लैपटॉप पे, कंपनी के लैपटॉप पे, वो रिस्ट्रिक्शन है ना? अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे एआई की ज़रूरत है, तो आपको मल्टीपल लेयर्स अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्यों चाहिए, आपकी एबिलिटी पे सवाल उठ है जाएगा। ना? तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए एआई की वजह से डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 10 डेवलपर का काम एक एआई अलग से कर रहा है। हाँ, डेवलपमेंट का काम थोड़ा आसान हो गया है कि अगर कोई डेवलपर को देखा जाए कि कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, मान लो आप कोई नई नया फंक्शनैलिटी कर रहे हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो उसको आप फाइंड आउट करते थे, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जैसे स्टैक ओवरफ्लो वगैरह, वहाँ पे जाते थे, ढूँढते थे, फिर वहाँ से मल्टीपल चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करते थे, देन आप डिसाइड करते थे ओके ये इस टाइप का कोड होगा, ओके। राइट? सेम एआई आपको तुरंत करके दे देती है। आप उसको सिर्फ़ बताते हो, आपको वो एक पैटर्न बता देती है, ओके ये पैटर्न से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो आपको उतनी सोचने की का टाइम लगता था, वो नहीं लगेगा। एक तरह से डेवलपर्स का काम आसान हुआ है, डेवलपमेंट कम नहीं हुआ है उससे। मतलब कि कहीं न कहीं स्किल्स वाली चीज़ें अभी भी हैं, हाँ, उससे हम एफिशिएंट हो गए हैं। एफिशिएंट हो गए हैं, वो आपका स्किल को इम्प्रूव करा रहा है। ओके। तो अब अभी जैसे कि अभी जो मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब ये टैबू बना रखा है कि भाई मतलब एआई आ चुका है, अब तो डेवलपर्स की जॉब खतरे में है, अब तो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो ऐप्स बना दे रहे हैं एआई। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, मतलब कि ये फिर सिर्फ़ र्यूमर है या फिर मार्केटिंग है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे रूमर्स ही है क्योंकि अगर आप बात करो तो एआई कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता। अगर आपको मान लो फ्लिपकार्ट की अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक ऐप बनानी है, हुँ।
जहाँ की ऑर्डर प्लेस हो रहा है और वो पूरा ट्रैक हो रहा है वहाँ से डिलीवरी तक, तो पूरा सेट ऑफ कोड एआई नहीं लिख सकता। ओके। राइट, आप एक कोई छोटा सा फंक्शनैलिटी लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी होगा कि एआई जो आपको कोड बना के देगी उसका एक पैटर्न होगा ओके। जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे टूल हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे। तो अगर आपको सामने वाला पर्सन उस चीज़ को जानना चाहे कि आपने कोड लिखा है या एआई ने लिखा है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा और आपको क्लेम भी कर सकता है बाद में कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर इंडस्ट्री की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ऐसी करती भी है। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि अगर आपने मैंने एआई की यूज़ करके पूरा का पूरा ऐप बनाया है तो वो चीज़ें इंडस्ट्री में क्लेम की जा सकती हैं, भाई ये आपने खुद नहीं करा। हाँ, वल्नरेबिलिटी इशू आ जाएगी। ओके। वो सीधा कहेंगे भाई आपने ऐसा क्यों किया। नहीं तो फिर वो इसलिए पता कैसे कर पाएंगे? उनके पास टूल्स है, वो टूल आपको आइडेंटिफाई कर अच्छा, लेगा, कुछ क्योंकि टूल्स हैं क्योंकि मतलब। आपकी एआई जब कोड लिखती है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखती है। ओके। उस पैटर्न में ही पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी टूल बने हुए हैं, तो उस टूल से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा अच्छा ये एआई का कोड है। फिर ये इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें फैल रही हैं कि भाई एआई का यूज़ करके ना अब तो कोड ही लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब देखिए मार्केटिंग है, ऐसा अभी के लिए नहीं है कि आप 100% कोड लिख पा रहे हो। अभी आप देखो कि लेटेस्ट गिबली आर्ट जो चल रहा है, लोग अपना डेटा दे रहे हैं, चैट जीपीटी पे गिबली आर्ट बना रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कि मतलब है तो वहाँ भी आई वो गिबली आर्ट में देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बना भी रहा है। अगर आपने दे दिया कि भाई मुझे मेरा ना फेस का ना एक्सप्रेशन ये कर दो, वो एक्सप्रेशन भी कर दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं यही तो काफ़ी आगे पहुँच ही चुका है। देखिए यहाँ पे अभी गिबली ऐड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले थोड़ा एआई के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। एआई आपका डेटा लेना चाहती है ठीक है। ताकि उसका मॉडल और अच्छे से ट्रेन हो पाए। ट्रेन होता है। वो यही चाहती ही है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे आओ, इसलिए वो अपना मार्केटिंग करते हैं। आप उसके प्लेटफॉर्म के पे गए, अपना कंटेंट दिए, उस कंटेंट के बेस पे उसका मॉडल ट्रेन हुआ, देन फिर से आपको दिया। सेम आपका गिबली भी कर रहा है। अभी मान लीजिए आप अपना पिक्चर अपलोड कर रहे हो, कितनी श्योरिटी है कि वो आपका पिक्चर कहीं और चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता। तो फिर वही आ गई, आपका डेटा चाहिए उसे, और डेटा ही आज के दिन में देखो, कोई भी गूगल अगर इतनी बड़ी कंपनी है क्यों है? डेटा डेटा है के उनके लिए। पास। नॉर्मल पर्सन के लिए डेटा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो वो डेटा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। इसके लिए आप देखो यूएस में बहुत सीनेट की मीटिंग होती है जहाँ इन चीज़ों पे पॉइंट किया जाता है ना? तो ये चीज़ें हैं, आप डेटा दे रहे हो, वो ट्रेन हो रहा है। डेटा पॉलिसी तो इंडिया में है भी नहीं। यूरोप यू वगैरह कंट्रीज़ में तो है डेटा पॉलिसी, बट इंडिया में डेटा इंडिया में पॉलिसी नहीं। है भी नहीं। गूगल हमारा सारा डेटा रीड कर रहा होता है। तो फिर चैट जीपीटी भी उसी तरीके से हमारा डेटा माँग रहा है हाँ, वो, ताकि वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सके। हाँ, तो अभी जैसे कि लोगों ने गिबली आर्ट बनाया या फिर लोग जो भी अपना डेटा दे रहे हैं चैट जीपीटी को, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो हमारे खिलाफ यूज़ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम आपका डेटा बिल्कुल सेफ रखेंगे। देखिए कहने की बातें होती है ना? कहती तो फेसबुक भी है हम आपका डेटा सेफ हाँ। रखते हैं, है ना? कितना सेफ रखती है? अगर वो सेफ रखती है तो इतनी बार वो सीनेट मीटिंग में नहीं आया होता, अब है तो ना? व्हाट्सएप पे भी आप कुछ चैट करो, उसके ऐड दिखने लग जाते हैं। हाँ, तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। अभी के टाइम पे इन सब चीज़ों पे भरोसा करना, एक तरह से आप आँख बंद करके कुछ भी चीज़ों पे भरोसा करना बंद कर दो, ऐसी चीज़ों पे। क्योंकि एआई क्या, ऐसी कोई भी कंपनी जो आपका डेटा यूज़ कर रही है, आपके खिलाफ कुछ भी कर सकती है। फिर तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, मतलब वो करना चाहे तो मतलब फिर गवर्नमेंट तो कुछ स्टेप्स ले ही सकती है ना। देखिए जो बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, उन पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती। जैसे कि आप अभी आपने सुना होगा कि एलन मस्क ने केस कर दिया है आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट पे, कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डाला हुआ था। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों की चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी कोर्ट में जाएँगे, लंबा चलेगा, है ना? डेटा तो आप आपका आपका ब्रीच हुआ डेटा ना, तो आपका ब्रीच हो गया, है करेक्ट। ना? तो वो महीनों-महीनों, सालों-सालों चल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट नॉर्मल अगर आप पर्सन, आप इंडिविजुअली देखो तो आपको बहुत फ़र्क अच्छा, पड़ेगा इन चीज़ों का। हम एआई की तो अभी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो हमारा डेटा होता था वो कहीं ना कहीं डार्क वेब पे पड़ा रहता था। लोग कहते थे कि डार्क वेब पे ना आपका सारा डेटा होता है, आप पैसे देकर वहाँ से खरीद सकते हो। तो आपको लगता है कि एआई का मिसयूज डार्क वेब में भी होगा? हाँ, ऑब्वियसली होगा। तो हम एआई को यूज़ करके डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं या फिर स्टिल अभी उस अप्रोच तक एआई नहीं पहुँचा? नहीं, उस अप्रोच तक अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर ऐसा होगा। आज से अगर 15 साल, 20 साल पहले देखें, लोगों को डेटा के बारे में नहीं पता था, कंपनी भी इतनी फ़ोकस नहीं करती थी, हमारे पास एंड्रॉयड है फ़ोन भी ना? तो नहीं थे उस टाइम एंड्रॉयड पे। फ़ोन भी नहीं था। अभी इस समय पे आपको अगर नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन की बात आप आपने उठाया, आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता करेक्ट, लोकेशन तक ट्रैक होता है है। ना? कुछ भी आप कर रहे हो, आप देखोगे विदिन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट आपको उससे रिलेटेड एड्स आने लगेंगे। वो कहाँ से आता है? वो करेक्ट। आपका डेटा ही तो रीड कर रहा है वो ना? लोकल एरिया का मॉल्स भी बता देता है। सब कुछ बता रहा है, ए टू जेड। तो बेटर कि आप जितना अपने डेटा को बचा पाओ, बचा लो, नहीं तो फिर वो आपका कोई फ़ायदा ऐसे उठाएँगे। स्टेप्स है जिससे हम डेटा अपना सिक्योर रख सकें? हाँ,
आप ऐसे टूल सबसे पहले यूज ना करो। जैसे आपने गिबली पे फोटो अपलोड कर दिया, मत करो। मैंने अभी तक नहीं किया। चैट जीपीटी पे जो गिबली हाँ बना रहे हाँ, हैं जो गिबली बना रहे हो मत आपने नहीं करो। बनाया? नहीं, नहीं बनाया तो मैंने भी नहीं है। ऐसी चीज़ों से बचो। ओके, एक यही है, जितना आप बचोगे बट उतना कहीं आप ना कहीं सेफ हम रहोगे। गूगल को तो डेटा दे ही रहे हैं ना, हम गूगल में बैकअप तो बनाते ही इमेजेस के। गूगल में बैकअप रैदर देन एआई थोड़ा सा सेफ है। मतलब जो नई एआई कंपनीज है उससे थोड़ा बेटर है गूगल, हाँ, मतलब कहीं ना थोड़ा कहीं एक लेवल बेटर की है। सिक्योरिटी वो दे रहा है एक हमें। लेवल की सिक्योरिटी दे रही है। चलो राहुल, ये तो बात एआई की होगी। अभी जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं जो अभी कॉलेज में हैं, तो अभी कॉलेज में भी ना एक नया करिकुलम ऐड हो गया, एआई एआई इंजीनियरिंग। अब पता नहीं ये सुनने में अच्छा लगता है या फिर पढ़ने में अच्छा लगता है, मैंने तो किया नहीं। मैंने लोगों से पूछा तो अभी पता चला कि भाई नया करिकुलम ऐड हुआ है उनमें, और वो ऐड हुआ है एआई इंजीनियरिंग। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐड हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एआई इंजीनियरिंग, अगर आप कंप्यूटर साइंस किए हो, आपका बेसिक अच्छा है, तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। आप बैक एंड में जाओ, फ्रंट एंड में जाओ, एआई की तरफ जाओ, मैटर नहीं करता। किसी एक फील्ड से स्टिक मत रहो। ठीक है। कॉलेज वाले देखिए कुछ भी करिकुलम निकालते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोरोवर जा रहा था डेटा साइंस की तरफ, करेक्ट, हाँ। है ना? क्या था डेटा साइंस? एक डेटा एनालिसिस का ही तो अपर वर्जन है ना। मैं ऐसा नहीं बताना चाह रहा, बट आपके पास बता रहा हूँ कि कॉलेज भी देखना चाहते कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। करेक्ट। एआई वर्ड अभी बहुत ज़्यादा फेमस है ना? तो उसको दिख रहा है कि लोग जल्दी कन्वर्ट होंगे इस पे। डाल दो एक सब्जेक्ट। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी तो एआई इंजीनियरिंग कर ही सकता है, कर वो भी सकता है। पाइथन पढ़ के, फिर पाइथन गोलैंग पढ़ के, फिर वो भी इस फील्ड में आ आपका सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कुछ भी कर सकते हो डेवलपमेंट में। एआई में भी तो डेवलपर ही कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि अभी जो फ्रेशर्स हैं, अभी कॉलेज में है, वो यार थर्ड ईयर में ही चाह रहे हैं यार कुछ ना पैसे भी अर्न कर लें, सीख भी लें। अब जैसे मान लो कि कॉलेज में कुछ बच्चे हैं अभी, उन्हें लग रहा है कि यार अभी कुछ सीख भी लेते हैं और साथ साथ में थर्ड ईयर में कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, और एट लास्ट हम फोर्थ ईयर तक जाते जाते तक कॉलेज प्लेसमेंट तक हमने एक अच्छी कंपनी को गैदर कर सके, हम एक अच्छी कंपनी में जाके सेटल हो सके। तो उससे पहले से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, या तो इंटर्नशिप करें या फिर फ्रीलांसिंग करें। तो ऐसे क्या टिप्स आप देना चाहोगे ताकि वो इस चीज़ों को आसानी से यूज़ कर सके? देखिए, फर्स्ट ये है कि फ्रेशर्स को बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि आपको सी सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है। इसके बाद अगर उसे अर्न करना है तो वो फ्रीलांसिंग कर सकता है सीनियर्स के साथ मिलके, जिससे कि उसको स्किल्स भी डेवलप होगा, साथ साथ कुछ अर्न भी हो रहा है। वो इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप बहुत अप्रोच है, कंपनी के पास जाएं, उनसे आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, साथ साथ आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। मोर ओवर यही है कि आप इतना करोगे आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिलेगी, और साथ साथ आप कंपनी टारगेट करो कि आपको किस टाइप की कंपनी में जानी चाहिए, है ना? अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग में मुझे सबसे टॉप लेवल की कंपनी, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, उस बेस पे आपको चूज करनी चाहिए। जैसे सीनियर्स वगैरह हैं वो किस कंपनीज में हैं, उनके यहाँ क्या जॉब प्रोफाइल ओपन है, तो इस तरह की चीज़ें से भी मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ओपन रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि यार मान लो आप मेरे सीनियर हो, मैंने कहा यार राहुल आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग है तो बताओ, आप भी अच्छी कंपनी में हो, तो क्या लगता है आपको कि इससे भी एक फ़ायदा मिलेगा फ्रेशर्स? आप जाओ सीनियर को अप्रोच करो। हमने पहले भी बताया कि आप सीनियर से कनेक्टेड रहो, लिंक्डइन के थ्रू रहो, या आप ऐसे भी कनेक्टेड रहो, जिससे कि आपको रेफरल इजीली मिल जाए। स्टार्टिंग करियर में मुझे लगता है कि आपको बड़े लेवल की कंपनी फोकस नहीं करनी चाहिए, स्टार्टअप पे फोकस करनी चाहिए। रीज़न कि आपको लर्न करने का अच्छा मिलेगा स्टार्टअप में, ओके। और लर्निंग ही आपको लॉन्ग रन में पैसे कमा कहीं ना कहीं देगी। आप बिग एमएनसीज की तरफ बात कर रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में तो आपको 3-4 लाख रुपए दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्किल्स वो नहीं दे पाते जो आप चाहते हो। तो अगर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एसेंचर है, मान लो कि उसने आपको डेवलपमेंट फील्ड के ले लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपको किसी अदर फील्ड में डेटा एंट्री माइग्रेशन का काम करवा रही है। अब वहाँ पे आपका क्या होगा आने वाले समय में, उस समय आपको सोचना पड़ेगा। या तो आप उस कंपनी को स्विच करो, या तो आप वहीं, अगर आप वहाँ कंफर्ट जोन में हो तो फिर आपका यही है, आप कुछ दिन के बाद वहाँ जाकर फिर रिग्रेट करोगे उन बातों को, काश मैं उस समय डेवलपमेंट या डेवलपर्स बना होता। तो बेटर आप पहले कंपनी चूज करो। बड़ी छोटी इस समय मैटर नहीं करता स्टार्टिंग फेज में। आपको सीखने को कहाँ पे मिल रहा है ज़्यादा, आपको ऑब्वियसली स्टार्टअप ही देगा, क्योंकि स्टार्टअप में एक कल्चर होता है कि वही काम सबसे कराया जाता है। कहने का मतलब, आप अपने 10 साल सीनियर के साथ बैठ के काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर आप उसका नॉलेज तो कम से कम आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, आपको सीखने को ज़्यादा मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्टार्टअप में एंड टू एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट सब कुछ आपको ही करना सब होता है, कुछ करना होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको मतलब अमेजोन जैसी कंपनियां, बिग कंपनियां, आईटी टेक नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एसेंचर इन सब को छोड़कर फिर स्टार्टअप्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। यस यस। आपने इतना इनपुट दिया कि फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
वो एक कौन सी ऐसी गलती है फ्रेशर्स अपने रिज्यूमे में कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा? देखिए, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होने का रीज़न है कि सबसे पहले तो फ्रेशर्स प्रोजेक्ट नहीं करते। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। दूसरा कि आपको एक नीश पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर डेवलपमेंट में जाना है तो डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है उसको उसमें मेंशन करो कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, जिससे कि आप जल्दी शॉर्टलिस्ट हो। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि मैंने बहुत बार सुना है गुड डेवलपर और एफिशिएंट डेवलपर, क्या अंतर है दोनों में? डिफरेंशिएट क्या कर रहा है दोनों? देखिए, एफिशिएंट डेवलपर जो है वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में दे के आपको उस टाइम में डिलीवर कर देगा, बट वो कितना कोड परफेक्ट है इसकी गारंटी नहीं है। गुड डेवलपर उसको श्योर करता है कि आपको जो कोड लिख के दिया है उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट वे क्या है उस कोड को लिखने का। क्योंकि आप अगर देखो कंप्यूटर साइंस में मान लेते हैं आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हो, आपको कितनी फ़ास्ट वो एप्लीकेशन ओपन हो रही है, कितना फ़ास्ट आपको कोई भी चीज़ ला के दे रही है नेटवर्क पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, ना कि आपको वो ऐप कितना अच्छा है। तो गुड डेवलपर वो चीज़ करता है कि उसका रन टाइम क्या है, कितना मेमोरी ले रहा है, ये सब चीज़ों को मेक श्योर करता है, देन वो आपको डिलीवर करता है। उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होता, बट एफिशिएंट डेवलपर आपको कम टाइम लेके भी कोड ऐसी डिलीवर कर चीज़ें देगा। कोड डिलीवर करता है। तो आपका क्या कहना है कि हमें गुड डेवलपर बनना चाहिए या एफिशिएंट डेवलपर बनना चाहिए? हमेशा गुड डेवलपर बनना चाहिए। हमेशा गुड डेवलपर बनना चाहिए। अगर कंपनी दवा बना रही है कि नहीं मुझे तो अभी कभी चाहिए फिर? देखिए, आपको कंपनी से टाइम बाय करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप किस अप्रोच के लिए इतना टाइम माँग रहे हो, कंपनी ज़रूर देगी आपको टाइम। तो मतलब कहीं ना कहीं आप हमारे फ्रेशर्स को बताना चाह रहे हो कि ऑलवेज बी अ गुड डेवलपर रादर देन एफिशिएंट डेवलपर। थैंक यू राहुल, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू आपने सो इनपुट्स मच। दिया।